नमस्कार, मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कॉन्फ़िग फाइल को कैसे रीड करते हैं और कॉन्फ़िग फाइल रखने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो ये जो प्लेलिस्ट है ना वो थोड़ी सी पाइथन की प्लेलिस्ट से डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे ना हम रियल टाइम डेवलपमेंट करने वाले हैं कि जैसे अगर मान लो कि आपकी सिलेक्शन किसी कंपनी में हो जाती है और अगर आपने कुछ भी काम नहीं किया भी होगा ना, तब भी आप उनके कोड बेस को आराम से समझ सकते हो, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो हमारा पर्पस यहाँ पे सिर्फ आपको एक पाइथन की चीज़ें बताना नहीं है, हमारा पर्पस जो है यहाँ पे आपको एक प्रॉपर अच्छा डेवलपर भी बनाना है। तो इसी के लिए हम जो है चीज़ें बाकी प्लेलिस्ट से थोड़ा अलग करते हैं। जो हम रियल टाइम में काम करते हैं ना, वैसी जो चीज़ें होती है वो हम आपको यहाँ पे डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आप लोग मन लगा के यहाँ पे पढ़ते रहिए, और जिस दिन भी आपका सिलेक्शन होगा या फिर आपकी अगर कभी डर होगी प्रोग्रामिंग को लेके तो सारी ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए लेट ना करते हुए अब हम सीधा चलेंगे लैपटॉप के स्क्रीन पे और वहीं पे सारी चीज़ों को देखेंगे आज के इस वीडियो में। ऑलराइट, तो हम आ गए हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे, और ये अब आप देख के बोर हो चुके होंगे कि हमारा जो घर बनाना है उसी का एग्जाम्पल लेके हम हर बार करते रहते हैं। अभी तक आपने ये सारी चीज़ें देख ली होगी, लैंड डिमेंशन ये सारी यूज देख ली होगी, लेकिन अभी तक आपने मटेरियल वाली जो है ना ये वाली सेक्शन आज तक अभी हमने एक्सप्लोर नहीं किया था। हर एक चीज़ जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो जानबूझ के किसी पर्पस के साथ लिखा हुआ है, ठीक है। तो मटेरियल वाली जो चीज़ें है वो अभी तक नहीं बताई गई थी। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं और इसी को डील करने वाले हैं। तो देखिए ये है हमारा कॉस्ट, कि हमारा जो रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट आने वाला है वो किस तरीके से आने वाला है। जैसे आप बात करते हो ईंट की तो हमारा जो है 10.5 रुपीज़ पर पीस मिलेगा। वैसे ही अगर आप बात करते हो रॉड की, सरिया बोलते हैं हम उसको हिंदी में, पता नहीं बार रॉड यही बोलते होंगे इंग्लिश में भी, 5000 पर टन हमें लगने वाला है ये। उसी तरीके से कंक्रीट की बात कर लेते हो तो कंक्रीट जो है 3200 रुपीज़ पर टन लगने वाला है। सीमेंट जो है वो 6.2 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से लगने वाला। तो ये सब हमारे रॉ मटेरियल के कॉस्ट है। अब आपको भी पता होगा कि रियल टाइम में ये कॉस्ट जो है ना ऊपर नीचे होते रहता है। अगर आपने घर बनवाया होगा कभी, तो आप किसी दिन 10.5 रुपये ईंट लिए होगे, किसी दिन 12 रुपये भी, और किसी दिन 8 रुपये भी। कभी कॉस्ट ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी 5 रुपये, कभी 10 रुपये, कभी 50 रुपये, जो मतलब कम ज़्यादा होते रहता है। वैसे तो महंगाई के ज़माने में बढ़ ही रही है, बट ठीक है। तो यही जो है अब क्या है कि रियल टाइम में भी ऐसी चीज़ें होती है। कुछ वैल्यू जो होती है ना वो कांस्टेंट होती ही नहीं है, वो हमेशा चेंज हो जाती है। हर महीने, 2 महीने, 1 महीने में, 15 दिन, डिपेंड्स ऑन कि कैसा फ्रीक्वेंसी उसका है, वो चेंज हो जाता है। जैसे कॉस्ट की बात करो तो कॉस्ट आपने देखा होगा कि हर दिन जो है आगे पीछे होते रहता है। अमेजन का कॉस्ट देख लो, अमेजन के प्रोडक्ट कॉस्ट हर दिन आगे पीछे होते रहता है। तो वैसी जो चीज़ें होती है वो सब रखी जाती है कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, जहाँ से कि उसको आसानी से एक्सेस किया जा सके। तो वहीं से आज का हमारा कॉन्सेप्ट आया है कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या होता है। तो आप समझ गए कि हमें ये वाला चीज़ हमने बात कर ली कि वाई डू वी नीड दिस, मतलब हमें कॉन्फ़िग फाइल की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो कंटिन्यूअस चेंज होते रहता है। और कॉन्फ़िग फाइल क्या होता है, वैसी वैल्यू जहाँ पे कि वैसी फाइल जहाँ पे कि हम वेरिएबल जो फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं उसकी वैल्यू को रखते हैं, ठीक है। एडवांटेज की बात तो आपने समझ ही लिया कि एडवांटेज क्या क्या होने वाला हमारा। हमें जो है अपना वैल्यू कोड में, बेसिकली एडवांटेज इसका, हाँ वैसे नहीं बताता हूँ, वैसे बताता हूँ। कोड में अगर आपने एक बार, सॉरी, ठीक है। तो एडवांटेज में क्या है कि जब आप अगर कोड लिखोगे, ठीक है, तो कोड हमने बताया है कि हमारा कोड जो होना चाहिए वो हाईली जो है रीयूजेबल होना चाहिए, ठीक है, हाईली कॉन्फ़िगरेबल होना चाहिए, उसको हम आसानी से चेंज कर सके, और रीडेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। ये सारी जो चीज़ है ना, एक कोड लिखने वाला या कोड डेवलपर को सारी चीज़ें करनी होती है। तो एडवांटेज में यही होगा कि आपने एक जगह पे वैल्यू डिसाइड कर दिया और वो हर जगह पे रिफ्लेक्ट होगा। पिछले कुछ वीडियोज़ में हम डिस्काउंट की बात कर रहे थे, राइट, कि डिस्काउंट का जो वैल्यू है वो कुछ फिक्स होता है और बाकी जो है कॉन्फ़िग फाइल से आते रहता है। तो ये वही वाली कॉन्फ़िग फाइल आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करें। डिसएडवांटेज तो इसका कुछ हमें लगता नहीं है, क्योंकि हमारे कोड को और आसान बना देता है। तो हमें तो कोई डिसएडवांटेज अभी तक नहीं लगा है, बाकी होगा तो आप लोग बता देना। व्हाट इज़ INI फाइल? INI फाइल एक एक्सटेंसन है। जैसे आपने TXT फाइल देखी होगी ना, अपना जो .txt होता है, .csv होता है, .parquet अगर कोई जानता होगा, ये तो डेटा इंजीनियरिंग जो जानते होंगे वो पार्के फाइल जानते होंगे, ठीक है।
तो ये जो चीज़ें है एक्सटेंशन है एक INI फाइल। यहाँ पे अब कैसे फाइल में डेटा मतलब जो भी वैल्यू है उसको स्टोर किया जाता है वो हम देखने वाले हैं। हाउ टू रीड एंड एक्सेस इट, इसको रीड कैसे करेंगे, एक्सेस कैसे करेंगे, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद जो है 2 प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस को आज हम देखने वाले हैं। दोनों प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन जो है आपको खुद करने हैं। क्वेश्चन जो है मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि अभी जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें आज की इस वीडियो पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा रियल टाइम वाले डेवलपमेंट में जैसे करते हैं ना हम, वैसे होने वाले हैं। तो सबसे पहले अब हम समझते हैं INI फाइल के बारे में कि ये जो है हमारा INI फाइल होता क्या है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या होता है। वैसे आप 2-3 और फॉर्मेट है, डॉट प्रॉपर्टीज़ करके हम रखते हैं, डॉट INI करके रखते हैं, डॉट कॉन्फ करके रखते हैं, लेकिन जो मेरा प्रेफरेबल वे है वो है डॉट INI। ठीक है, तो मैं INI फाइल में रखता हूँ। अब देखिए यहाँ पे फाइल में स्टोर करने के कुछ तरीके हैं, मतलब जैसे TXT में क्या है कुछ भी डाल दो, आपके CSV में क्या है कॉमा सेपरेटेड डाल दो, TSV टैब सेपरेटेड वैल्यू। तो ऐसे ही यहाँ पे भी कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को हमें जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे अगर हम फाइल को बनाते हैं। तो सबसे पहला है कि आपको बनाना पड़ेगा सेक्शन, और सेक्शन जो लिखा जाता है वो ओपन और क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। सेक्शन के अंदर जो होता है वो होता है की कॉलन वैल्यू। इस तरीके से आप वैल्यू को स्टोर करते हो। ये मान लो की 1 है तो वैल्यू 1 हो जाएगा, की 2 है तो वैल्यू 2 हो जाएगा। इसी तरीके से एक सेक्शन ये हो गया। अगला सेक्शन आपको बनाना है तो अगेन जो है आपको लिखना पड़ेगा सेक्शन, और उस सेक्शन का अपना यूनिक नेम होगा। उसी तरीके से उसका अपना यूनिक जो है की एंड उसका वैल्यू होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो है इस तरीके से फाइल को स्टोर की जाती है INI फाइल को। तो अब हम एक INI फाइल बनाएंगे पहले, और उसके बाद फिर इसको रीड करने के लिए सीखेंगे। तो आज का जो हमारा एजेंडा है वो यही है। पहला 2 क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया कि कॉन्फ़िग फाइल क्या है, क्यों ज़रूरत है। अब जो है INI फाइल क्या होता है ये भी हम समझ गए। अब इसको रीड कैसे करना है, रियल टाइम में एक्सेस कैसे करना है वो समझते हैं। तो चलिए पहले हम चलेंगे VS कोड पे, और वहीं पे हम कोड को लिखेंगे। कोड नहीं मतलब अपना फाइल बनाएंगे, फिर इसके कोड को लिख के एक्सेस करेंगे इसके सारे फाइल्स को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने पहले ही बना लिया है थोड़ा सा INI फाइल आपको बस दिखाने के लिए, और बाकी सेक्शन हम ऐड करने वाले हैं, अभी टेंशन नहीं लो। ये देखो एक डिफ़ॉल्ट सेक्शन हमेशा हम बना के रखते हैं। डिफ़ॉल्ट में जो है ना डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालते रहते हैं। जैसे हमारा जॉब का नाम, जब रियल टाइम में हम जॉब लिखते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसका नाम लिख देते हैं। जैसे अभी हम घर का कॉस्ट कैलकुलेट करने वाले हैं तो होम कॉस्ट कैलकुलेटर, होम कैलकुलेटर क्या होता है, होम कॉस्ट कैलकुलेटर, इस तरीके से इसका नाम हो गया। तो जब भी ये जॉब चलेगा तो बताएगा कि हाँ होम कॉस्ट कैलकुलेटर जॉब चला है। उसी तरीके से इन्वायरमेंट तो हमने आपको कई बार बता रखा है कि इन्वायरमेंट जो होता है अलग अलग इन्वायरमेंट में कॉन्फ़िग अलग अलग होती है। तो यहाँ से इन्वायरमेंट भी जो है हमारा अलग हो जाता है। इन्वायरमेंट में यहाँ पे डेव है, कल को QA हो सकता है, कल को प्रोडक्शन हो सकता है, और जैसे इन्वायरमेंट अलग होगी वैसे उसकी फ़ाइल अलग होगी, और फाइल अलग होगी तो क्रेडेंशियल्स भी अलग हो जाएंगे। और इस तरीके से हम आसानी से हर एक इन्वायरमेंट में अलग अलग फाइल को आराम से एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए हमने बताया था कि सेक्शन बनाना है, तो पहला डिफ़ॉल्ट सेक्शन हर जगह पे आपको दिख जाएगा कि एक डिफ़ॉल्ट सेक्शन होता है जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ आता है, जो कभी चेंज होता नहीं है। अब दूसरा जो है, अब देखिए रॉ मटेरियल, ये हमने सेक्शन बनाया है खुद से। इसका नाम जो है आप खुद भी दे सकते हो ऐसे, रॉ मटेरियल या फिर रॉ मटेरियल्स, कुछ भी लिख दो यहाँ पे। इसके बाद रॉ मटेरियल्स में हमारा क्या है, अब जो है वैल्यू जो आएगा एक्चुअल वैल्यू कॉस्ट वाला। जैसे आपने देखा होगा कि ब्रिक का कॉस्ट था, राइट, ब्रिक का कॉस्ट जो हमारा था वो था 10.5 रुपीज़। अगर आप भूल गए होंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए ब्रिक का कॉस्ट जो था 10.5 था। इसी तरीके से अब हमारा जो है बार का कॉस्ट आएगा, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट वाला लिखेंगे बार कॉलन, ठीक है, की कॉलन वैल्यू, ठीक है, वैल्यू कितना है 5000 है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है कॉन्क्रीट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चारों वैल्यू जो है वो ले लिया है। अभी और भी आपको जैसे दिमाग में नहीं आ रहा होगा कि और क्या हो सकते हैं सेक्शन, तो और सेक्शन जो है जो कॉमनली यूज होते हैं वो डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स जो होते हैं यहाँ पे पड़े होते हैं। क्रेडेंशियल्स जो होते हैं इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होते हैं। तो अगले वीडियो में हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। पहले एक आपको बताएंगे कि डेटाबेस मतलब माईसीक्वल कैसे इंस्टॉल करते हैं अगले वीडियो में। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि माईसीक्वल के क्रेडेंशियल्स को कैसे सिक्योरली स्टोर करते हैं, रखते हैं, फिर उसको कैसे रियल टाइम में डिक्रिप्ट करके फिर उसके वैल्यू को पास करते हैं। तो यही है रियल टाइम में डेवलपमेंट ऐसे ही होती है।
तो थोड़ी डेवलपमेंट की चीज़ें भी सिखानी ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं आपको अगेन बोल रहा हूँ कि मैं आपको सिर्फ एक पाइथन नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको एक अच्छा डेवलपर बनना भी सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो डेटाबेस में आ गए। अब डेटाबेस में हो सकता है कि आपके पास मल्टीपल डेटाबेस हो, माई सिक्वल हो, ओरेकल हो, राइट। तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि माई सिक्वल डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स इस वाले सेक्शन में रखूँगा और ओरेकल वाले क्रेडेंशियल्स अगले सेक्शन में रखूँगा। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक यहाँ पे रख देता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ ओरेकल, ठीक है। अब ओरेकल में जो आपके सर्विस नेम हो गए, होस्ट हो गए, पोर्ट हो गए, इस तरीके से जो भी वैल्यू है वो आप डाल दोगे यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू जो है पड़ी होती है। अगर मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं डाली तो वो एम्प्टी रह जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने की को इंट्रोड्यूस करा दिया तो उसकी वैल्यू होनी ज़रूरी है, वो खाली भी रह सकता है। अब यहीं पे एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जब हम रियल टाइम में जब कोड को रन करते हैं और बैक डेटेड डेट को रन करना होता है, मान लो कि कोई जॉब आज नहीं चला या कल नहीं चला था, अब आज रन करना है, तो आज रन करने के लिए हम यहीं पर एक डेट को इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो ऐसे हमारा रहता है बैक डेटेड प्रोसेसिंग, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इसको ऐसे हम लिख देते हैं फ्रॉम डेट और टू डेट, इस तरीके से हम डाल देते हैं। और उसमें क्या करते हैं कि फ्रॉम डेट किस डेट से किस डेट तक के आपको जॉब को रन करनी है। तो ये सारे चीज़ें जो है ना वो रियल टाइम में होती है, इसीलिए मैं रियल टाइम की चीज़ें बता रहा हूँ। चलो अब वापस आते हैं अपने, हमारा जो है मेन सेक्शन आज फोकस का है वो है ये वाला कि रॉ मटेरियल का कॉस्ट है। अब हम क्या करेंगे कि इसको हमें रीड करना है, राइट, इसको हमें रीड करना है। अभी तक हमने फाइल बनाना सीखा है, तो फाइल जो है अब देखिए यहाँ पे डॉट दिख रहा है, मतलब कि अभी हमारा सेव नहीं हुआ, तो इसको सेव कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे बना रखा है लेक्चर 24, आज जो हमारा है कॉन्फिग पार्सर, ठीक है। कॉन्फिग पार्सर से हम रीड करने वाले हैं। तो ये देखिए ये 2 लाइन तो है और इसको रन करना भी ज़रूरी है। प्रोग्रामिंग आसान है और ये हमारा प्रिंट हो गया। प्रोग्रामिंग का स्पेलिंग सही है, राइट। लास्ट टाइम से कितनी बार हमने गलती करी थी। तो अब आते हैं रियल डील पे कि जो हमारा कॉन्फिग फाइल यहाँ पे हमने बनाया था, ठीक है। अब इस फाइल को हमें एक्सेस करना अपने कोड के अंदर, तो कैसे एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे जो ना पाइथन में हमें डायरेक्ट मिलता है एक कॉन्फिग पार्सर, तो ये इनबिल्ट आता है, आपको नहीं पता होगा अभी तक लेकिन अब पता चल जाएगा, ठीक है। कॉन्फिग पार्सर करके एक क्लास लिखा हुआ है। अब क्लास और ऑब्जेक्ट जो है ना वो थोड़ा सा मैं कई बार बोल दूँ तो आप छोड़ दीजिएगा उसको, अभी के लिए ज़्यादा लोड नहीं लेना है। जब हम आपको मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग सिखाएंगे तब वहाँ पे सिखा देंगे, क्लास ऑब्जेक्ट इंस्टेंस सारी चीज़ें सिखा देंगे। अभी समझ लीजिए कि हमने क्लास को इंपोर्ट किया, जैसे ये वाले क्लास लॉग URI से लॉगर को इंपोर्ट किया था, वैसे ही इसको इंपोर्ट कर लिया। अब क्या है कि अब तो हमारे पास क्लास आ गया, अब क्लास का ना एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ये वाला लाइन, आप ऐसे मान लो कि ये बस हमारे लिए इतना ही काम का है कि कॉन्फिग इक्वल टू कॉन्फिग पार्सर डॉट, इसके अंदर एक लिखा हुआ है कॉन्फिग पार्सर, ये हमें इस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने हैं, ठीक है। ये हमने बना लिया। जैसे आप लिस्ट वगैरह में, अब ये जो कॉन्फिग है ना, कॉन्फिग को आप कंसिडर कर सकते हो जैसे लिस्ट में लिखते थे, लिस्ट डॉट अपेंड, लिस्ट डॉट क्या होता है और सॉर्ट, लिस्ट डॉट जो भी अपने मेथड होते हैं, ऐड क्या होता है, ऐड अपडेट जो भी होता है, ठीक है। लिस्ट डॉट मुझे तो याद भी नहीं आ रहा अभी, लिस्ट डॉट क्या होते हैं, क्लियर, कॉपी, ये सारे आते हैं ना। वैसे ही अब मैं कॉन्फिग डॉट लिखूँगा ना, तो ये देखिए कॉन्फिग के अंदर जितनी भी, ठीक है, जितनी भी हमारे को फंक्शंस लिखी होंगी वो सारे फंक्शंस जो है अब हमारे लिए एक्सेसिबल हो जाएगी। तो कॉन्फिग डॉट हमें करना है फाइल को रीड, तो हम क्या मेथड यूज करेंगे, रीड। और रीड के अंदर जो है अब यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है कि आपको फाइल नेम को रीड करना है, ठीक है। और ये रिटर्न क्या करने वाला है, रिटर्न करने वाला है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि लिखने वाले अपने फाइल का नाम। अब फाइल का नाम कहाँ से आएगा, फाइल का नाम यहाँ से आएगा। फाइल के नाम पे आप राइट क्लिक करो, यहाँ पे कॉपी पाथ आएगा, रिलेटिव पाथ नहीं एक्चुअल पाथ, कॉपी पाथ करना है और यहाँ पे आके हमें इसको स्ट्रिंग के अंदर पास कर देना है। इस तरीके से हमारा फाइल जो हो गया रीड हो गया। तो देखिए इतना आसान था फाइल को रीड करना। अब आपको लग रहा होगा कि मुझे कैसे पता चला ये रीड मेथड ही है, तो एक तो आप गूगल कर सकते हो, दूसरा जो है ये कॉन्फिग पार्सर के ऊपर अपना कंट्रोल प्रेस करके रखो। देखो हमने कंट्रोल प्रेस करके रखा हुआ है, कंट्रोल को नहीं छोड़ा है, और जैसे ही कर्सर मैं यहाँ पे ले आऊँगा ये क्लास ओपन हो जाएगा। इस क्लास के अंदर अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए लिखा होगा कहीं ना कहीं रीड मेथड के बारे में लिखा होगा, ठीक है। ये या फिर ये कहीं कॉल कर रहा होगा, रुको इसमें रीड में सर्च कर लेता हूँ, बहुत सारे रीड आ रहे हैं, तो कैसे सर्च करें इसको, रीड
ओपन ब्रैकेट, देखिए रीड में ये वाला आया और बिफोर रीड रीड ये रहा। तो इसके अंदर ये पूरी चीज़ें लिखी हुई है। अब इसके अंदर क्या लिखी हुई है वो आप खुद पढ़ सकते हो, या फिर हम एक्सप्लेन कभी ज़रूरत पड़ा तो कर देंगे। ये इंपोर्ट ओएस कर रखा है, अब कभी भी फाइल पढ़ना होता है तो वो ओएस लाइब्रेरी से ही पढ़ेगा, तो वही कर रहा है। फिर यहाँ पे इनकोडिंग वगैरह सब चल रही है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि आपको हर एक चीज़ समझनी है, बट एक बार देख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हमें भी कैसे पता चल रहा है कि यही रीड मेथड ही आ रहा है। ये सेल्फ क्या है? ये सेल्फ एक इंस्टेंस होता है जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ऑब्जेक्ट बनाई थी। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा एंड दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। आपको बस ये वाली लाइन एक लिखनी है, इसके आगे सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, ठीक है। ये वाली लाइन बस आपको लिखनी थी। अब हमने यहाँ तक देख लिया और उसके बाद कॉन्फ़िग हमारा रीड भी हो चुका है। अब अगर हम एक्सेस करना चाहें अपने कोई भी चीज़ को यहाँ से, चाहे हम डिफ़ॉल्ट की वैल्यू एक्सेस करना चाहें, रॉ मटेरियल की एक्सेस करना चाहें, तो हम आराम से कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगेन हम जो वेरिएबल का नाम रखेंगे ना वो अभी ऐसे ही रख देते हैं, ब्रिक कॉस्ट, ठीक है, इक्वल टू, आपको क्या लिखना है? आपने किस में रीड किया है? कॉन्फ़िग वेरिएबल में रीड किया, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? कॉन्फ़िग। कॉन्फ़िग के अंदर अब सबसे पहला जो है की वैल्यू पेयर में समझो कि सबसे पहले आपको क्या देना होगा? की वैल्यू पेयर नहीं, डिक्शनरी के टर्म में समझो तो क्या है कि ये है अपना सेक्शन, और सेक्शन के अंदर की, तो हम क्या लिखेंगे? रॉ मटेरियल ब्रिक कॉस्ट। अगर ऐसे हम लिख देते हैं तो हमें ये मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे कॉपी ही कर लेते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो इसके लिए। और कई बार हम कॉपी पेस्ट में स्पेलिंग मिस्टेक रहता है और वही कॉपी करते जाते हैं। फिर इसके अंदर क्या है हमारा जो है ये ब्रिक का कॉस्ट है, ठीक है, इस तरीके से। तो आपने डिक्शनरी में भी ऐसी कुछ चीज़ें करी थी कि एक के अंदर एक जब नेस्टेड डिक्शनरी आपको पढ़नी पड़ती है। अब ये है हमारा ब्रिक कॉस्ट का वेरिएबल में ये जो वैल्यू था वो कहाँ से आ रहा है? कॉन्फ़िग फाइल से आ रहा है। अगर मैं अभी यहाँ चेंज कर दूँ, ये चेंज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट। इसीलिए के लिए तो हम कर रहे हैं कि कल को हमें चेंज करना हुआ तो हम कोड में जाके चेंज नहीं करेंगे, बस कॉन्फ़िग में आके चेंज कर देंगे और हमारा काम पूरा प्रॉपर चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? logger.info करते हैं। हम प्रिंट ज़्यादा यूज नहीं करते हैं क्योंकि प्रिंट जो है आपको कुछ ही फ्लेक्सिबिलिटी देती है। यहाँ पे हमारा जो है logger.info, इसके अंदर हम ब्रिक कॉस्ट ये वेरिएबल पास कर देंगे और हम इसको रन कर देंगे। होपफुली हमारा रन हो जाना चाहिए। ये देखिए, अगर ये वाली एरर आती है ना आपको, यूनिकोड कैन नॉट जो भी है ये नहीं कर पा रहा है आपके फाइल को, क्या बोलते हैं यार उसको, अभी तो दिखा था उसमें रीड में इनकोडिंग, अगर वो इनकोडिंग नहीं कर पा रहा है तो आपकी पाथ जो है वो गलत हो सकती है। अब पाथ जो है ये देखिए, ये हमेशा ना लिनक्स और विंडोज़ में बहुत लफड़ा करेगा आपको हमेशा, मतलब रियल टाइम में तो आपको और दिक्कत होगा कि आप जब डेवलपमेंट करोगे विंडोज़ पे करोगे, कभी कभी लिनक्स पे करोगे, तो आपको पाथ का बड़ा इशू होगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ पे लिख देना है आर मतलब कि रॉ, जो भी हमारा फाइल जैसे है वैसे ही करो, कोई भी लेटर को स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि \n जो है स्किप करता है, / से ही इशू आ रहा था ये, मुझे जहाँ तक लगता है। तो रन करके देखते हैं। हाँ, तो ये जो था हमारा इशू जो था वो एनकोडिंग का इसलिए था क्योंकि ये जो पाथ है वो विंडोज़ सही से नहीं पकड़ता। विंडोज़ में पाथ ये जो \/ होता है और लिनक्स में होता है /, तो उस चक्कर में ये पकड़ता नहीं है सही से। अब हमने यहाँ पे कर दिया, हमारा फाइल पाथ रीड हो गया और यहाँ पे हमें वैल्यू भी मिल गया ब्रिक का कॉस्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपसे अभी तक रोक के रखा हुआ था। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये तो 10.5 है, 10.5 एक होगा फ्लोट, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अब इसी के लिए हम यहाँ पे कॉमा टाइप ऑफ ब्रिक कॉस्ट एंड देन हम इसके अंदर लिख देंगे टाइप ऑफ। आपको पता है कि टाइप से हम पता कर सकते हैं कि उसका डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप मतलब डेटा का टाइप जो हमारा डेटा है। तो यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ ब्रिक कॉस्ट इज स्ट्रिंग। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि आपके जो भी वैल्यू यहाँ पे हो रहे हैं सेव, ठीक है, नॉट जस्ट ये वाले, कोई भी वैल्यू यहाँ पे सेव हो रहा है ना वो सारे जो है आपको सेव होंगे स्ट्रिंग में। तो आपको जो है आगे चल के इस स्ट्रिंग को अगर इंटीजर है तो इंटीजर में कन्वर्ट करना, फ्लोट है तो फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान देनी है। अगर इम्प्लिसिटली हो जा रहा है मतलब खुद से हो जा रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं हो रहा है तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि जो रिटर्न आया है वो एक स्ट्रिंग आया है, उसको अगर कन्वर्ट करना पड़ता है इंटीजर फ्लोट जिसमें भी, वो आपको करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया फाइल को रीड करने का तरीका। अब इसको यूज कहाँ करें, ठीक है। तो अभी जो है अब हम आपको एक रियल टाइम एग्जांपल करके बताते हैं कि चलो अब ये हमने फाइल को रीड कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन बनाने में क्या करना है कि हमें पता करना है कि हमारा टोटल नंबर ऑफ
नहीं, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स नहीं, हमारा टोटल कॉस्ट कितना आएगा अगर हम एक कमरा बनाते हैं, ठीक है। ऐसा ही आपको और सोल्व करना है 4 कमरे के लिए। ध्यान से सुन लेना इस क्वेश्चन को। एक कमरे का कॉस्ट कितना आएगा, जैसे मान लो कि हमारा कमरा जो होगा वो होगा 15 बाई 15 का, ठीक है, 15 फीट लंबा 15 फीट चौड़ा, ठीक है। तो 15 बाई 15 का एक कमरा बनाना है, तो आइडियल कंडीशन में मान लेते हैं कि चारों तरफ से, हर तरफ से ईंट की दीवार लगाते हैं, तो कितने ईंट हमें लगेंगे, और अगर उतने ईंट लगते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी। तो हम यहाँ पे 2 फंक्शन बनाएंगे। पहला फंक्शन बनाएंगे कि वो जो है वो कमरे में कितने ब्रिक्स लगेंगे, वो कॉस्ट कैलकुलेट, सॉरी वो ब्रिक कैलकुलेट करके देगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स, और दूसरे में ब्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट से, तो वो हमें फाइनल कॉस्ट निकाल के दे देगा फॉर 1 रूम, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे। अब ऐसे ही आपको सोचना पड़ेगा, रियल टाइम में ऐसी डेवलपमेंट होती है। आपको एक फंक्शन बनाना है, फंक्शन में होगा कि टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, और इसके अंदर आपको क्या पास करना होगा, इसके अंदर आपको 2 वैल्यू पास करनी होगी, कमरे का लेंथ एंड ब्रेथ। तो हम यहाँ पे पास कर देते हैं लेंथ। अब ये लेंथ भी हो सकता है आपके कॉन्फिग फाइल से आए, ये लेंथ हो सकता है कहीं और से आए, ठीक है। तो अभी के लिए हम हार्ड कोडेड वैल्यू देंगे, लेंथ एंड ब्रेथ ये वैल्यू लेगा। अब लेंथ से क्या पता चलेगा कि हमें एक लेंथ जो हो गया मान लो 10 फीट का हो गया, ठीक है, नहीं 15 फीट का था ना, तो 15 फीट, और एक ब्रिक का जो हमारा साइज मान लेते हैं कि 1 फीट का हमारा लंबाई है, ठीक है। तो 15 जो है वो हमें लग जाएंगी, देखिए ऐसे कैलकुलेट करनी पड़ेगी एक्चुअल में, थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं ना। तो देखिए 15 फीट हमारा टोटल है। हम मान लेते हैं कि एक ब्रिक की जो लेंथ है वो है 1 फीट, और जो हाइट है, क्योंकि ब्रिक होती है ना, ब्रिक कैसे दिखाऊं आपको, जैसे मान लो ये ब्रिक है हमारा, ठीक है, ये वाला ब्रिक है। अब इस ब्रिक में ये हो गया लेंथ, तो लेंथ हो गया 1 फीट का, और ये जो हाइट हो गया वो हो गया हमारा 6 इंच का। तो इस तरीके से अगर हमें 15 फीट बनाने हैं तो कितने ईंट लगेंगे, ऐसे साइड बाय साइड 15 ईंट रखने पड़ेंगे, राइट। एक ईंट हो गया, फिर इसके साइड में एक साइड में ऐसे 15 ईंट लगेंगे, तो 15 ईंट ऐसे हो गए। और हाइट वाइज लेना होगा तो 30 लगेंगे, राइट, 30 वो करने पड़ेंगे, 30 बार ऊपर तक जाना पड़ेगा, तब जाके वो 15 फीट का, नहीं सॉरी, अगेन आई एम रियली सॉरी, कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको, लेकिन रियल टाइम में ऐसे ही होता है। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है, हाइट भी लेना पड़ेगा। तो देखिए लेंथ अगेन मैं बताता हूँ, फिर से इसको रिपीट करता हूँ, 15 फीट का लंबाई है, 15 फीट का चौड़ाई है, और 10 फीट का ऊंचाई है, ठीक है। तो 15 फीट की लंबाई आपको बनाने के लिए 15 ईंट लगेंगे, नीचे एक के बाद एक के बाद एक रखोगे 1-1 फीट पे, तो 15 ईंट लगेंगी नीचे। और हाइट वाइज कितनी लगेगी, टोटल 10 फीट का हाइट है तो 20 बार ऐसे रखनी पड़ेगी, एक के ऊपर एक, तो 20 बार रखनी पड़ेगी। तो 15 गुने 20, 300 ईंट जो है अगर आप बनाते हो तो आपको लगेंगे एक साइड से वॉल बनाने को, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हमारे पास है, 4 वॉल हैं। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे ना रियल टाइम में ऐसे कैलकुलेशन भी करते हैं। नहीं छोड़ो, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते इसको, डायरेक्ट नंबर ऑफ ब्रिक्स हम यहाँ पे पता कर लेते हैं कि कितने ब्रिक्स लेंथ के हिसाब से। तो लेंथ हमारा था 15 फीट, तो 15 फीट में 15 गुने 20, 300 ईंट लगते हैं एक साइड में, ठीक है। तो लेंथ इंटू 30, ठीक है, नंबर ऑफ, तो हम ये बोलेंगे कि नंबर ऑफ ब्रिक्स इन लेंथ साइड, लेंथ साइड में कितना लगेगा, तो वो लगेगा लेंथ इंटू हाइट हमारा था, हाइट 10 फीट का था, तो 10 गुने 6 इंच का था, तो लेंथ हो गया हमारा 15, ठीक है। 15 गुने, डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं कि लेंथ हो गया हमारा 15, मतलब 15 ये हो गया, और हाइट हो इंटू 2 कर देते हैं, ठीक है। हाइट, क्योंकि आपको पता है कि हाइट, एक मिनट, हाइट इंटू 2 सबसे पहले कैलकुलेट होना चाहिए, हाइट इंटू 2, तो हाइट हो गया 10 फीट, तो 10 फीट में टोटल लगेंगे 20 ईंट। अगर एक के ऊपर एक रैक के ऐसे करें तो 20 लग जाएंगे, और लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो टोटल हमारे लेंथ में आ जाएंगे।
अब हमारा लेंथ तो एक साइड का होगा, इसी तरीके से लेंथ जो है वो दूसरा साइड, मतलब एक साइड और एक साइड, वॉल तो 4 साइड बनेगी ना, तो ये लेंथ और ये लेंथ, ये 2 साइड बनेगी। तो इसको हम लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स इन लेंथ साइड, टोटल लगा देते हैं उसके आगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स इन लेंथ साइड इक्वल टू नंबर ऑफ लेंथ इनटू 2। इसी तरीके से हमारा जो है अब क्या होगा, इसके साइड में भी कैलकुलेट होना पड़ेगा ना। लेंथ के साइड हो गया, अब हो जाएगा ब्रेड्थ के साइड। तो ब्रेड्थ का वैल्यू भी जो है हमारा, 1 मिनट, बस यहाँ पे लेंथ के जगह हम क्या कर देते हैं, ब्रेड्थ। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है बट कोई नहीं, ऐसे ही करेंगे अपन। ब्रेड्थ में भी वही है कि आप जो भी ब्रेड्थ दोगे, हो सकता है ना कि आपका ब्रेड्थ कम ज़्यादा हो तो कम ज़्यादा ईंट लगेंगे, इंटू हाइट इंटू 2। और इसी तरीके से इक्वल टू इतना इंटू 2, तो ये हो जाएंगे, इसके आगे लगा देते हैं टोटल, इस तरीके से। अब इन दोनों को अगर हम सम कर देते हैं, टोटल नंबर इन लेंथ साइड, टोटल नंबर इन ब्रेड्थ साइड, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स, और ऐसे ही वेरिएबल का नाम हम रखते हैं। आप देख रहे हो कि हम बड़े बड़े वेरिएबल का नाम रख रहे हैं। ये इसलिए रख रहे हैं क्योंकि आई जे के और ABC लिखने से ना बाद में खुद ही आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा। और फाइनली हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स। अब जब एक बार ये फंक्शन बन गया तो उसके बाद क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम दूसरे फंक्शन के अंदर कॉल कर लेंगे। यही तो हमने बताया था आपको। अब हम क्या करेंगे कि एक और फंक्शन बनाएंगे, टोटल कॉस्ट फॉर ब्रिक्स, और इसके अंदर जो है हमारा क्या आएगा, कॉन्फिग डायरेक्ट हम पास कर देंगे। हम अब एक एक वैल्यू नहीं पास करेंगे, इसीलिए तो हमने कॉन्फिग बनाया कि पूरा कॉन्फिग के वैल्यू एक साथ पास कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉन्फिग हमने पास कर दिया, और कॉन्फिग को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बोल देंगे कि कॉन्फिग से ये वाला वैल्यू निकाल लो तुम, ठीक है। ये वाला वैल्यू निकाल लो तुम, कॉन्फिग तुम्हें मिल चुका है। 1 मिनट, इसको कॉन्फिग मिल गया, इसको ब्रिक कॉस्ट मिल गया। अब कॉन्फिग से ये निकाल सकता है। अब जब इसने एक बार वैल्यू निकाल ली, उसके बाद इसको क्या करना होगा, इस फंक्शन को कॉल करना होगा। ये फंक्शन को कॉल करने के लिए इसको पास करना पड़ेगा कुछ वैल्यूज़। क्या वैल्यूज़ पास करने पड़ेंगे, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो हमने बताया था कि 15 फीट बाई 15 फीट बाई 10 फीट का हाइट है हमारा। ये वैल्यू रिटर्न करेगा टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू ये। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे फाइनल कॉस्ट। फाइनल कॉस्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ब्रिक का कॉस्ट, राइट, अभी हमारा आया था ब्रिक का कॉस्ट इनटू टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स। इस तरीके से ये हो जाएगा। और फिर हम क्या कर देंगे, ये रिटर्न कर देंगे फाइनल कॉस्ट को, जो भी हमें इस फंक्शन को कॉल कर रहा होगा, राइट। इस तरीके से हमने फंक्शन लिखा। एक देख रहे हो कि पहले कॉन्फिग को रीड किया, फिर एक फंक्शन बनाया, फिर दूसरा फंक्शन बनाया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। अब कॉल करने के लिए क्या करना होगा, इस वाले फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ेगा। इस वाले फंक्शन कॉल हमने आपको पहले ही बता रखा है कि फंक्शन कॉल कैसे होता है। तो हम यहाँ पे रिजल्ट इक्वल टू, हम इस फंक्शन को कॉल कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स वाले को। यहाँ पे हम क्या पास कर देंगे, कॉन्फिग पास कर देंगे। हमारे पास पहले से ही कॉन्फिग जो है पड़ा हुआ है, तो इस तरीके से हम पास कर देंगे। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, लॉगर डॉट इन्फो एंड टोटल कॉस्ट टू मेक 1 रूम टोटल ब्रिक कॉस्ट, ठीक है। ये तो सिर्फ ब्रिक का कॉस्ट हुआ ना, उसी तरीके से और भी आएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रिजल्ट, क्यों नहीं ले रहा है, अरे इसके अंदर अच्छा एफ स्ट्रिंग नहीं डाला हुआ है ना, मैं भी सोचूं क्यों नहीं पकड़ रहा है। ये सारी चीज़ें पढ़ाई हुई है आपको। अब इसको मोमेंट ऑफ ट्रूथ आ गया, इसको रन करते हैं। और यहाँ पे इसने बोला कि मिसिंग पोजिशनल आर्गुमेंट ब्रेड्थ हाइट, कहाँ पे, कॉन्फिग टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स। टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स हमने कहाँ पे कॉल किया था, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स तो हमने यहाँ पे कॉल किया था। और हमने इसको सारी वैल्यू भी दे रखी है। अच्छा, टोटल कॉस्ट फॉर ब्रिक, ये देखिए फंक्शन गलत कॉल हो गया ना, आपने ध्यान दिया होगा या नहीं दिया होगा, ये गलत कॉल हो गया था फंक्शन।
इसलिए हमने ये पास किया। टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स वेयर इज़ नॉट एसोसिएटेड विद वैल्यू, अनबाउंडेड लोकल एरर। टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स, क्यों भाई? टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स, ये फंक्शन हमने कॉल तो किया है, 1 मिनट रुकिए। टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कॉल तो किया है, ठीक है। तो ये हमने थोड़ी देर गूगल करी, ये वाली एरर हमने भी अभी तक नहीं फेस करी थी। इसका इशू ये हुआ है कि हमने ना फंक्शन के नाम, 1 मिनट इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, ठीक है। हमने फंक्शन के नाम और वेरिएबल के नाम दोनों सेम रख दिए थे। ये देखो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स और टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स, और यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो ये बार बार जो है हमारा सेम नाम होने की वजह से इशू कर रहा था। तो हम क्या करने वाले हैं कि हम अपने वेरिएबल का नाम चेंज कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स 1 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमें एरर नहीं आना चाहिए। ये देखिए फंक्शन अलग हो गया, फंक्शन कॉल येलो कलर से आ रहा है और ये वेरिएबल का नाम जो है वो ब्लू कलर से आ रहा है। अब आई थिंक ये आउटपुट आना चाहिए। 1 मिनट इसको हम क्लियर कर देते हैं, कंट्रोल, इसको क्लियर कर देते हैं और रन करते हैं। ये 10.5 क्यों आ रहा है? पहला तो ये जो है लाइन नंबर 11 में ये आ गया, ठीक है। लाइन नंबर 11 में ये आ गया। अच्छा, टाइप ऑफ ब्रिक कॉस्ट क्या था? स्ट्रिंग था। अब अगर आप स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो यही हाल करेगा, ठीक है। तो ये देखो अभी हमने गलती तुरंत जो है हमने अपनी गलती देख ली कि अगर हम ऐसे करते हैं, कॉन्फिग वैल्यू सही से पार्स नहीं करते हैं तो ये इशू कर सकता है। तो हमने यहाँ पे इसको पार्स किया हुआ है। हम इसको क्या कर देंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे इसके डेटा टाइप को। हमारा फ्लोट वैल्यू है तो हम फ्लोट इसको कर देंगे। अब देखिए, अब हम इसका ब्रिक कॉस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं एंड इसको क्लियर कर देते हैं। वैसे तो कॉस्ट आ गया हमारा, और हम इसको अगेन रन करते हैं। तो ये देखिए टोटल कॉस्ट टू मेक 1 रूम जो है वो 12,600 रुपीज़ आएंगे सिर्फ और सिर्फ ब्रिक के। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना होता है। अब आपका जो है इसमें क्या करना है कि आपको जो बताना है वो बताना है 4 कमरे के, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ना आपको सोच समझ के करना होगा। 4 कमरा जब आ जाएगा तो आपके क्वेश्चन जो है बदल जाएंगे। यही है आज का आपका एक पहला असाइनमेंट कि आपको जो है हमने, क्योंकि आपको अगर याद होगा तो हमने कितने BHK के घर बनाने हैं? हमें बनाने हैं 4 BHK का घर। यहाँ पे अगर दिखाऊं मैं तो ये देखिए हमें नंबर ऑफ़ बेडरूम्स कितने रखने हैं? 4 रखने हैं। तो 4 बेडरूम अगर रखने हैं तो चारों कमरे होंगे और चारों कमरे के दीवार भी आएंगी। दीवार आएंगी तो ईंट लगेगी, और ईंट लगेगी तो आपको कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा पहला कमरा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा रूम नंबर 1। आपको ऐसे ही सोचना है कि ये चारों जो है एक के बाद एक के बाद एक हैं। अब अगला जो कमरा बनेगा उसमें तो ये दीवार जो है वो कॉमन आ जाएगी, राइट। अगर हम यहीं पे एक और कमरा बनाने की कोशिश करें, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से ये जो हमारा अगर ये रूम नंबर 2 आएगा, ठीक है, तो इसमें ये तो दीवार कॉमन हो जाएगी। उसी तरीके से जब हमारा तीसरा कमरा आएगा, राइट, तो तीसरा कमरा का भी जो है वो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, राइट। तीसरे कमरे की बात करें तो कुछ इस तरीके से, आप समझ पा रहे होगे, शायद 3D में ही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तीसरे कमरे में ये वाली भी जो वॉल है, ये साइड वाली जो वॉल है, ये भी तो नहीं होगी, क्योंकि एक यहाँ पे बनाया तो इस कमरे के लिए भी हो गया और इस कमरे के लिए भी हो गया। तो इस तरीके से आपको टोटल जो है 4 रूम के, 4 BHK बने हैं तो 4 BHK में 4 रूम होंगे, और 4 रूम में टोटल कॉस्ट क्या होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो ये सबसे पहला हो गया। वैसे थोड़ी सी मैथ भी हो गई इसमें, बट ठीक है, आपको थोड़ा ये कैलकुलेट करने आना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन जो है, अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन आपको ध्यान से करने ही करने, इसमें कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ बुक्स बॉट बाय ईच स्टूडेंट। हर एक स्टूडेंट ने जो किताब खरीदी है उसका जो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट है वो कैलकुलेट करने हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में ये है कि साइंस का बुक जो है उसका कॉस्ट है 262 रुपीज़, मैथ का जो है 178, और इस तरीके से सारे कॉस्ट है। ये कॉस्ट जो है वैरी कर सकते हैं टाइम टू टाइम। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इसको INI फाइल में स्टोर करना होगा और INI फाइल से रीड करना होगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरी चीज़, क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है कि स्टूडेंट का डिटेल्स कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ये एक क्या है, डिक्शनरी है, राइट। अब हमने आपको डिक्शनरी भी सिखा दिया है। अब डिक्शनरी का की एंड वैल्यू है, तो ID 1 जो है, एक बार अगर लूप चलाओगे तो पहला जो है की मिलेगा 1,
और 1 का जो वैल्यू है वो है एक लिस्ट, ठीक है। अब लिस्ट है तो आपको करनी पड़ेगी आइटरेट। तो रियल टाइम में ऐसा ही होता है, कुछ भी एक चीज़ आपको बना कर नहीं मिलेगा कि ये कर दो बस। तो आपको पहले INI फाइल बनाना है, फिर उसके बाद डिक्शनरी यूज़ करना है, फिर उसके बाद लिस्ट यूज़ करना है, लिस्ट में भी आपको आइट्रेशन करना है, लूप लगाने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इस क्वेश्चन में आपको लगाने पड़ेंगे। तो ये हो गया पहला चीज़। कंडीशन यही है कि आपको जो सेव करना है बुक का डिटेल्स वो एक INI फाइल में स्टोर करना है। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। इसमें क्या बोला है कि व्हाट विल बी द कॉस्ट फॉर बुक्स इफ़ डिस्काउंट इज़ 10%। अगर 10% डिस्काउंट दिया जाता है हर बच्चे को तो उसका कॉस्ट कितना होगा। लेकिन कंडीशन यहाँ पे भी है कि टू गेट द डिस्काउंट यू विल हैव टू बाई 2 और मोर बुक्स। जिस बच्चे ने भी 2 या 2 से ज़्यादा किताब खरीदी है उसी को डिस्काउंट मिलेगा। मतलब कि ID 1 और 2 को तो मिलेगा लेकिन 3 जो है उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो ऐसी चीज़ें जो है आपको कैलकुलेट करनी है और इसके लिए आपको फंक्शन क्लास नहीं, अभी फंक्शन बना के मॉड्यूल फंक्शनल प्रोग्रामिंग करके आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब यही होता है रियल टाइम में डेवलपमेंट, ऐसे ही चीज़ें की जाती है। तो चलिए हम आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, वैसे टॉपिक छोटी सी थी लेकिन जब इसको रियल टाइम में ऐड करें हर जगह से तो चीज़ें कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाती है। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।